हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, काफी लंबे समय बाद मिलना हो रहा है। लगभग 1 वीक हो चुका है। दरअसल कुछ स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। और आज भी दोस्तों, हालांकि मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा कि अपना पूरा 100, देखिए समझाने में मैं अपना 100% ही दूंगा, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगभग 1 हफ्ता हो चुका है दोस्तों। अभी अभी जो है उठे हैं और अभी ठीक होकर के और आपके सामने आए हैं। तो बोलने में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज आज करते हुए चलना। और चूंकि दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, मौद्रिक नीति, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी को दोस्तों पूरे विस्तार से और बेहतरीन तरीके से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ स्पेशल होने जा रहा है उन दोस्तों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जो भी प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आज के सेशन में कुछ स्पेशल होगा, और वो कुछ स्पेशल क्या होगा मैं आगे बताने वाला हूँ। और बाकी जो मेरे दोस्त बीए वाले हैं, बीए बीकॉम वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए एज इट इज होने वाला है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। और जो डेटा आपके लिए होता है वो सब मैं आपको इसी सेशन में प्रोवाइड भी करने वाला हूँ, डोंट वरी, है ना, नोट्स के माध्यम से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जैसा कि मौद्रिक नीति, संभवतः आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी लगभग जानते हैं। प्रत्येक एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सेशन आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो थर्ड यूनिट चल रही है हमारी दोस्तों, थर्ड यूनिट का ये सेकंड लास्ट टॉपिक होने जा रहा है, हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, है ना, अर्थात की टॉपिक नंबर 4, जिस पर हम चर्चा करेंगे मौद्रिक नीति। इसके तुरंत बाद में हम राजकोषीय नीति पर बात करेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा भी नहीं होगा सेशन, लेकिन बहुत शॉर्ट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें इस मौद्रिक नीति पर पूरे विस्तार से और व्यवहारिक रूप से चर्चा करनी है दोस्तों। तो इस कारण से थोड़ा सा सेशन लंबा जा सकता है, लेकिन इतना लंबा भी नहीं होगा कि आप लोग बोर होने लगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें 3 बिंदुओं पर ही यहाँ पर चर्चा करनी है, मौद्रिक नीति के अर्थ पर, उद्देश्य पर और उपकरणों पर, है ना। तो अब दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो प्रतियोगी परीक्षा वाले दोस्त हैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ नया यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। नया ये देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों कि देखिए कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसके अंतर्गत जब आप मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ते हैं, तो आपको वहां पर सिर्फ इसका अर्थ जो है मॉनेटरी पॉलिसी को समझा दिया जाता है मात्र, कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मौद्रिक नीति होती क्या है, जिसको हम अच्छे से आप देखने वाले भी हैं, है ना। उसके तुरंत बाद में आपको सिर्फ उपकरण पढ़ाए जाते हैं, जो कि 6 उपकरण होते हैं, है ना। तो इन उपकरणों में ही मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट करवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको इसको पूरे विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। अर्थात कि जब आप इसके उद्देश्य पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का वास्तविक रूप से उद्देश्य क्या है, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो उपकरण है, जो टूल्स है ना, जो टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो टूल्स को भी हम थोड़े से अलग रूप में लेकर आए हैं। जैसा कि बीए बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस रूप में हम इसको लेकर आए हैं, तब किसको ये पूरा विस्तार दिया है। हालांकि मैं दोनों प्रकार से आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए ये भी बताने वाला हूं कि सेशन की कौन कौन से टूल्स आपको इसमें पढ़ाए कवर किए जाएंगे। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं आपको डेटा लेकर आया ही हूं, जो मैं आपको प्रोवाइड भी करने वाला हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं, 1 बाय 1 करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन है मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित, इसको जरूर पढ़ेंगे जब आप नोट्स डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन से जाकर के, तो इसे जरूर पढ़ेंगे, जिससे कि आपका पूरे माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हमें क्या इस टॉपिक में सर्च क्या करना है, या फिर कि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां तक आप सब क्लियर है ना दोस्तों। चलिए तो अब शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। आइए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हुए चलते हैं, जिससे कि कोई भी डाउट हमारा बचे नहीं, है ना। चलिए एक बार मैं लूंगा जो है एक ब्लैक पेज लूंगा। थोड़ा सा दोस्तों हम पहले मॉनेटरी पॉलिसी को यहां पर देख लेते हैं। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मौद्रिक नीति की। किसकी दोस्तों? मौद्रिक नीति की, है ना। मौद्रिक नीति की आज हम चर्चा कर रहे हैं, मौद्रिक नीति की। माफ करना, राइटिंग ठीक नहीं है ना चलेगा। मौद्रिक नीति की आज हम चर्चा कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की। तो क्या होती है मौद्रिक नीति? अब यहां पर यार देखिए, शब्दों पर अगर हम फोकस करें तो मौद्रिक का अर्थ क्या होता है? मुद्रा। क्या होता है? मुद्रा। और नीति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नियम, है ना, नियम।
तो क्या मौद्रिक नीति का मतलब भी ये हुआ मुद्रा का नियम? तो जी नहीं, मौद्रिक नीति का अर्थ मुद्रा का नियम नहीं होगा, मुद्रा का नियम नहीं होगा, बल्कि मुद्रा का वह नियम होगा, यह कहे कि जब केंद्र सरकार या मान लीजिए कि आपको आरबीआई जो हमारे केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार की नीति का प्रयोग किया जाता है उसी नीति को हम यहाँ पर मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। अन्य शब्दों में ऐसे समझिए और आसान शब्दों में कि जब बाजार में प्रचलित आर्थिक मंदी को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। या फिर इस मौद्रिक नीति को हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं। एक होती है मौद्रिक नीति, कौन सी? एक होती है दोस्तों सस्ती मौद्रिक नीति है ना, सस्ती मौद्रिक नीति, और एक होती है महंगी मौद्रिक नीति। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर है ये, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं वाले स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है ना। तो सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति। अब क्या होता है सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है कि सरकार कब सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है और सरकार कब महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है। सरकार के साथ में केंद्रीय बैंक भी जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, है ना, सिर्फ सरकार ना समझे। तो सरकार कब सस्ती मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करेगी दोस्तों? तो सस्ती मौद्रिक नीति का इस्तेमाल तब करेगी जब बाजार में दोस्तों जो है, देखिए, जब बाजार में मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, माफ कीजिएगा, अब स्फीति की स्थिति होगी, अर्थात ये कि जब बाजार में पैसे नहीं होंगे, ऐसे समझिए, एकदम सिंपल शब्दों में समझिए, बाकी पूरा थ्योरेटिकल तो हम अंदर समझने वाले ही है ना। ऐसे समझिए कि जब बाजार में पैसा नहीं है, बहुत तंगाई का समय चल रहा है, बहुत महंगाई चल रही है, पैसा बिल्कुल नहीं है बाजार में, है ना। तो उस स्थिति में सरकार क्या करेगी कि तरलता लाने के लिए, किसमें? बाजार में तरलता लाने के लिए। तरलता का मतलब क्या होता है? कैश लाना, कैश ही तो तरलता होती है ना। तो बाजार में तरलता लाने के लिए, कैश लाने के लिए सरकार सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगी। अब ये क्या होती है मैं आगे और अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ, डोंट वरी, है ना। और महंगी मौद्रिक नीति मतलब क्या होता है? जब बाजार में बहुत ज्यादा पैसे आ चुके, और बहुत ज्यादा पैसे आने से क्या होता है? वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे, है ना। तो उस स्थिति में तरलता सोखनी है, बाजार से तरलता निकालनी है, तो उस परिस्थिति में सरकार महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है। यहां तक का क्लियर हुआ है ना। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, मौद्रिक नीति अब समझ चुके होंगे आप लोग, मौद्रिक नीति समझ चुके होंगे ना कि बाजार की तरलता को कम या ज्यादा करने के लिए, बढ़ाने या घटाने के लिए जिस नीति का प्रयोग किया जाता है उसी नीति को हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। अब कुछ दोस्तों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर इस मौद्रिक नीति का प्रयोग आखिर करता कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका प्रयोग करती है आपकी आरबीआई, अर्थात की केंद्रीय बैंक। क्लियर है? तो सरकार और केंद्रीय, हालांकि एक जो समिति होती है, केंद्रीय बैंक की जो समिति होती है दोस्तों, समिति में छह सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य होते हैं केंद्रीय सरकार के और 3 सदस्य होते हैं आरबीआई के। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि इस नीति का पूर्णतः जो प्रयोग किया जाता है वो मौद्रिक नीति का पूर्णतः प्रयोग जो है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आरबीआई के द्वारा किया जाता है ना, आरबीआई के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। यहां तक का क्लियर हुआ है ना? ठीक है। अब आइए, अब हम उस पेज पर चलते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि अब आपको एग्जाम में लिखना क्या है, लिखना किस प्रकार से। अब यहां से आपने एक बेसिक इसका फैक्ट तो समझ लिया ना, मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी की होती क्या है एक्चुअल में। चलिए अब इस पेज को पढ़ते हैं, जिससे आपका डाउट अब पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और जिस प्रकार से मैंने यहाँ परिभाषा के साथ लिखा हुआ है दोस्तों, ये डेटा आप अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से सेव रख सकते हैं, एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफिशिएंट डेटा है आपके लिए, ठीक है ना। देखिए, मौद्रिक नीति से आशय उन मौद्रिक नियमों से है जिनके आधार पर किसी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नीतियां बनाती है, आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है। क्लियर है ना। चलिए, इसको लेकर के 2 परिभाषाओं को में हमने देखा, जॉनसन साहब ने बोला है कि मौद्रिक नीति का अर्थ केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक आर्थिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, किसके लिए? आर्थिक नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करती है। क्या कहा है? मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करती है। पूर्ति ज्यादा बढ़ानी है या कम करनी है, इस प्रकार की नीति लागू करती है कौन? केंद्रीय बैंक। ठीक है ना। तो जॉनसन साहब के अनुसार क्या हुआ कि मौद्रिक नीति का अर्थ सिंपल सा है, जब केंद्रीय बैंक कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसे नियम लागू करे जिससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति को घटाया या बढ़ाया जा सके, अर्थात कि नियंत्रित किया जा सके, उसी नीति को हम यहां मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। यह कहना है जॉनसन साहब का। इसके अलावा दोस्तों एक परिभाषा और केंट साहब के द्वारा दी गई है। केंट साहब ने क्या बोला है कि मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्या कहा देखिए, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए। अब यहां निश्चित उद्देश्य क्या हो सकता है? या तो बाजार से तरलता को निकालना हो सकता है, या फिर बाजार में तरलता को डालना हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो इन दोनों में से जो भी उद्देश्य, जो भी आवश्यकता हो, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए चलन के विस्तार और संकुचन की व्यवस्था करने से है। अब देखिए, विस्तार मतलब कि मार्केट में पैसा बढ़ा देने से है, और संकुचन अर्थात कि बाजार से पैसा निकाल लेने से है। यहां तक का क्लियर है ना? यहां तक का क्लियर है। चलिए तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मात्रा देखिए अब यहां पर, तो इस प्रकार से इस मौद्रिक नीति के माध्यम से, मौद्रिक नीति के द्वारा आरबीआई क्या करता है? मुद्रा की मात्रा में शाख की मात्रा में, दोस्तों यहां शाख का मतलब होता है लोन। याद रखिएगा, लोन, ये लोन शब्द आप भली बात परिचित है इसलिए मैं बता रहा हूं इसका शॉर्ट, लेकिन आपको इस्तेमाल शाख ही शब्द यूज करना है। अर्थशास्त्र पढ़ते या पढ़ाते वक्त आपको इस्तेमाल क्या करना है दोस्तों? शाख शब्द का ही प्रयोग करना है। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है लोन, है ना। तो लोन की मात्रा कम ज्यादा करना, लोन की मात्रा को कम ज्यादा करने के लिए, ब्याज की दर, लोन जो दिया गया उसकी ब्याज की दर को कम ज्यादा करने के लिए, ये सारे कार्य जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत ही किए जाते हैं। क्लियर है? तो बस आपको इतने से डेटा का प्रयोग करना है मौद्रिक नीति को के अर्थ को बताते हुए। ठीक है ना यहां तक का? चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इनके उद्देश्यों की, कि मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। कि ये मौद्रिक नीति है, अब हमने समझ लिया है कि भाई ये मौद्रिक नीति जो है आरबीआई के द्वारा लाई जाती है। ठीक है, मार्केट में तरलता बढ़ाने और घटाने के लिए लाई जाती है समय के अनुसार। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा किया क्यों जाता है? उद्देश्य क्या है इसका, है ना? कैसे किया जाता है ये हम लास्ट वाले पॉइंट में समझेंगे जब हम उपकरण पढ़ेंगे, है ना। जब उपकरण पढ़ेंगे दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, मौद्रिक पॉलिसी वाले जो मौद्रिक नीति वाला जो टॉपिक है आज का, इस टॉपिक को पूरे विस्तार से, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एक भी शब्द नहीं छूटेगा, टोटल कवर करने वाले पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए समय लगेगा, है ना। जल्दी पढ़ के स्पीड से खत्म करके निकल जाना, ये मुझे है ना मजा ही नहीं आता यार पढ़ाने में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा रुक करके शब्द रखेंगे, पूरा विस्तार से होने वाला है और बहुत आसानी से, बहुत मतलब पूरे व्यवहारिक शब्दों में पढ़ने वाले, बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले, जिससे कि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना आए, समझने में दिक्कत ना आए, और ना ही उसको याद रखने में कोई समस्या आए। ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं उद्देश्य क्या होते हैं भाई। उद्देश्य मतलब ये कि कोई नीति जब आरबीआई लेकर आ रही है तो क्यों ला रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो नीति लागू करने से आरबीआई चाहती क्या है ना। तो जो आरबीआई चाहती है ना, वही तो इस नीति के उद्देश्य कहलाएंगे। तो कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो किसी भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य, सबसे बड़ा जो उद्देश्य होगा वो क्या हो सकता है? वो उद्देश्य हो सकता है कि उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। सॉरी, मौद्रिक नीति का सबसे प्रमुख अगर कोई उद्देश्य होगा तो कौन सा होगा मेरे दोस्तों? वो होगा उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, उस अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाना, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य होगा। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्देश्य। अब चूंकि हमको पढ़ना है, एग्जाम में लिखना भी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा विस्तार में जाना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए 1930 की आर्थिक जो मंदी थी दोस्तों, लगभग आप सभी को पता होगा क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस में उससे पढ़कर आ रहे हैं, और उसमें उस आर्थिक मंदी की हमने बहुत अच्छे से चर्चा भी की थी, है ना। 1930 की आर्थिक मंदी की चर्चा भी की है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो इससे पहले भी आपने मुझसे सुना होगा, मुझसे पढ़ा होगा कि ये आर्थिक मंदी थी क्या, 1930 की विश्व की जो आर्थिक मंदी थी वो क्या थी। तो दोस्तों 1930 की जो आर्थिक मंदी आई थी, उसके बाद
आर्थिक स्थिरता को ही मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य मान लिया गया था। क्यों? क्योंकि भाई 1930 में पूरा विश्व हिल गया था। पूरे विश्व के सामने अर्थव्यवस्था की बड़ी चुनौती सामने आ चुकी थी। अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी चुनौती थी, है ना। प्रत्येक राष्ट्र पंगु हो चुका था आर्थिक क्षेत्र में। तो अब प्रत्येक देश के सामने एक ही चैलेंज था कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर कैसे बनाए। प्रोग्रेस करना वो सब ठीक है, वो बाद में कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में हमारी जो स्थिति है उसको स्थिर कैसे बनाए। कि जो आज मंदी है, मंदी में थोड़े से हम पहले उभर के उसको स्थिर बनाए। तो वो आर्थिक स्थिरता लाना, अपनी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाना ही इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य बन चुका था 1930 के बाद, ठीक है ना। लेकिन आर्थिक स्थिरता कब आती है? अब आर्थिक स्थिरता को तो इन्होंने उद्देश्य बना लिया, लेकिन ये आर्थिक स्थिरता आएगी कब? तो यहां पर अर्थशास्त्रियों ने कहा कि साहब, अगर आपको आपके राष्ट्र में आर्थिक स्थिरता लाना है तो आपको एक सबसे बड़े पॉइंट को पकड़ना होगा, एक स्थिति लानी होगी आपके देश में, आपकी अर्थव्यवस्था में। कौन सी? पूर्ण रोजगार की। मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था प्रोग्रेस भी करे, स्थिर बनी रहे, स्थिरता के साथ प्रोग्रेस करे, तो आपको आपके राष्ट्र में पूर्ण रोजगार की स्थिति लानी होगी। और पूर्ण रोजगार की स्थिति जब आएगी, पूर्ण रोजगार की स्थिति जब आएगी आपकी, जब हर एक के पास में रोजगार होगा, तब बचत भी बढ़ेगी और विनियोग भी बढ़ेगा। जब सबके पास रोजगार होगा तो बचत में भी वृद्धि होगी और विनियोग अर्थात कि इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगी। और जब दोनों में संतुलन बन जाएगा, बचत और विनियोग में जब संतुलन बनेगा दोस्तों, तभी कहीं जाकर के उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का उद्धार हो सकता है, या स्थिरता, उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ सकती है। सही है ना। इसी बात को लेकर के यहां पर क्राउथर साहब ने, देखिए उन्होंने कहा भी था इसी बात को लेकर, आर्थिक स्थिरता को लेकर के क्राउथर ने कहा भी था। उन्होंने कहा था कि किसी देश की मौद्रिक नीति का स्पष्ट उद्देश्य पूर्ण रोजगार के बिंदु पर, पूर्ण रोजगार की स्थिति आने पर बचत और विनियोग में साम्य प्राप्त करना है। क्या है? बचत और विनियोग में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में संतुलन को प्राप्त करना है, संतुलन बनाना है। तो इन कुछ चंद लाइनों से आपको इतनी बात तो समझ आ चुकी होगी कि मौद्रिक नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था। मौद्रिक नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था, यह बात अब तक आपको समझ आ चुकी होगी, है ना। अब इसके दोस्तों आगे अगर हम चर्चा करें, एक सेकेंड, चलिए। तो अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद में आपको इतनी बात समझ आ चुकी होगी कि हमारी मौद्रिक नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। लेकिन मजबूत बनाना, प्रोग्रेस करना, बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था बनाना, प्रथम स्थान पर लेकर आना, द्वितीय स्थान पर लेकर आना, जैसा कि आज हमारी सरकार का, वर्तमान सरकार का सपना है कि 2028 तक हम भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान तक लेके आए, है ना। तो ऐसे प्रत्येक राष्ट्र का एक सपना होता है अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके और प्रथम स्थान प्रदान करना, है ना। लेकिन 1930 में जब मंदी आई, सभी राष्ट्र जब नीचे गिरने लगी, उनकी अर्थव्यवस्था नीचे गिरने लगी, तो उस समय सभी के सामने सिर्फ एक ही चुनौती थी कि अपनी स्थिति को ठीक करके और उसे स्थिर बना ले, ताकि बार बार नीचे ना गिरे, क्योंकि ये आर्थिक मंदी काफी लंबे समय तक रही थी, है ना। तो लंबे समय तक आर्थिक मंदी रहने के कारण क्या होता है कि स्थिति ठीक हो जाती है, फिर लंबे समय के लिए गिर जाती है, फिर अप डाउन चलता रहता था। तो इस अप डाउन की स्थिति को, कभी मंदी, कभी उतार, कभी चढ़ाव, तो इस प्रकार की जो स्थिति थी, उस स्थिति पर नियंत्रण को पाना ही यहां पर जो है स्थिरता कहा गया है ना। तो अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना ही मौद्रिक नीति का सबसे पहला उद्देश्य हो चुका था।
और वो स्थिरता कब प्राप्त होगी? जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। और पूर्ण रोजगार की स्थिति अगर हो जाएगी तो बचत और विनियोग मतलब कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यार अब समझिए ना, अगर आपको आपकी संतुष्टि के अनुसार अगर आपको सैलरी मिल रही है तो आप आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा सेव भी करेंगे, सेविंग भी करेंगे, और कुछ हिस्सा आप इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, है ना? यही करेंगे ना, कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करेंगे और कुछ हिस्सा आप सेविंग में डालेंगे, ठीक है ना? तो इसमें संतुलन बनेगा, और जब इसमें संतुलन बन जाएगा तो उस राष्ट्र की आर्थिक स्थिति स्थिर ओबियसली होनी है, ठीक है। लेकिन इस सब के अलावा कुछ अन्य उद्देश्य भी है, कुछ 5 उद्देश्यों पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अधिकतम आर्थिक विकास की, है ना? अधिकतम आर्थिक विकास की, अब याद देखिए शब्दों से ही समझ जाएंगे आप लोग, है ना? शब्दों से ही समझ रहे हैं कि अधिकतम आर्थिक विकास क्या मतलब हुआ। भाई मॉनेटरी पॉलिसी हम क्यों लेकर आ रहे हैं, तो आरबीआई क्यों लेकर आ रही है? ताकि उस राष्ट्र का आर्थिक विकास अधिक से अधिक हो सके, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु अधिकतम उत्पादन, है ना, या फिर पूर्ण रोजगार। अधिकतम उत्पादन या पूर्ण रोजगार। तो अधिकतम उत्पादन, जब अधिकतम उत्पादन होगा तभी तो पूर्ण रोजगार मिल पाएगा, है ना? वो जब पूर्ण रोजगार होगा तभी तो अधिकतम उत्पादन हो पाएगा। समझ रहे ना बात कहानी को? ठीक है, चलिए थर्ड बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु है आंतरिक मूल्य, आंतरिक मूल्य का स्थिरीकरण, स्थिरीकरण, आंतरिक मूल्य का स्थिरीकरण। प्रत्येक मुद्रा का एक मूल्य होता है, प्रत्येक राष्ट्र की जो मुद्रा होती है उसका एक मूल्य होता है, तो उस मूल्य में भी स्थिरता बनी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी अप हो रही कभी डाउन हो रही, जैसे कि है ना, कि जैसे मान लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं भारतीय रुपये का। अब अगर मान ले भारतीय रुपया इस वर्ष में, इस वर्ष, है ना, जैसे हम अमेरिकी डॉलर से हम तुलना करते हैं, मैक्सिमम राष्ट्र की जो मुद्राएं होती है वो अमेरिकी डॉलर के साथ ही तुलना की जाती है। अगर हम तुलना करें दोस्तों, तो जैसे आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 82 रुपीज और समथिंग पॉइंट कुछ चल रहा है। तो $1 इजिकल टू 82 रुपए मान लेते हैं राउंड में, कि 82 रुपए जो है, 82 रुपए $1 के बराबर है। मान लेते हैं अगले साल ये 82 रुपए 30 या 40 रुपए के बराबर हो जाए, $1 इजिकल टू 30 या 40 रुपए हो जाए, 30 रुपए मान लेते हैं, है ना? और फिर थर्ड ईयर में हो सकता है ये $1 इजिकल टू 200 रुपए पहुंच जाए। तो इस मुद्रा में, भारतीय रुपया में कितना उतार चढ़ाव आ रहा है। तो ये आर्थिक उतार जो चढ़ाव होता है दोस्तों, ये भी बड़ा खतरनाक होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये उतार चढ़ाव भी नहीं होना चाहिए, मतलब उस मुद्रा का आंतरिक रूप से स्थिरीकरण होना चाहिए। दूसरा विनिमय दर, जो विनिमय दर है, ट्रांजैक्शन की जो रेट है ना, उस रेट का भी में भी स्थिरीकरण होना चाहिए। सभी को मैं पूरे विस्तार समझाने वाला हूं, आय का भी उचित वितरण, है ना? चलिए पांचों बिंदुओं पर थोड़ा सा फोकस करते हैं दोस्तों। आप सभी का सभी टॉपिक, सभी एक एक पॉइंट पूरे विस्तार से क्लियर होने वाले हैं, डोंट वरी, है ना? कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि शॉर्ट में कहीं भी आगे नहीं निकलने वाले हैं, चाहे सेशन कितना भी लंबा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम आर्थिक विकास की। अब देखिए इसमें आप समझाने जैसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, चलो पढ़ के निकल लेते हैं। वर्तमान में विकासशील देशों की आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास के स्तर को अधिक से अधिक करना, आर्थिक विकास के स्तर को अधिक से अधिक करना, सही है ना? प्रत्येक राष्ट्र का या उसकी आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि अपने इस जो आर्थिक विकास है उसको अधिक से अधिक करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करके इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। क्या कहा गया है कि प्रथम उद्देश्य हमारा क्या होता है? आर्थिक विकास को ऊंचे स्तरों पर लेकर जाना, और इस उद्देश्य को, अर्थात कि आर्थिक विकास को अधिक करने वाला जो हमारा उद्देश्य है, या आर्थिक विकास को ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? मौद्रिक नीति के द्वारा हमें अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने होंगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें परिवर्तन करने होंगे, तभी कहीं जाकर के उस देश का आर्थिक विकास हो पाएगा। तो आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ठीक है? क्योंकि आर्थिक विकास के बिना अन्य देशों की, अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति भी संभव नहीं। अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो देश दूसरे उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, सिंपल सी कहानी है ना? और इसी कारण से दोस्तों सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है ना? इसीलिए सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। क्लियर है?
सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति। समझ चुके हैं ना आप लोग। चलिए प्रारंभ में ही बता दिया था मैंने। चलिए आगे बढ़ते। अधिकतम उत्पादन तथा पूर्ण रोजगार। तो किसी भी देश की मौद्रिक नीति का एक अन्य उद्देश्य बेरोजगारी को समाप्त करना भी होता है, क्योंकि आज प्रत्येक राष्ट्र की लगभग लगभग लगा दीजिए आगे, है ना, क्योंकि कोई राष्ट्र हो सकता है नकार दे कि भाई हम तो पूर्ण रोजगार दे रहे हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है, तो इसलिए लगभग लगाना जरूरी है। तो लगभग संपूर्ण विश्व में आज बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है, संपूर्ण विश्व में। इस बेरोजगारी को समाप्त करना भी तो मौद्रिक नीति का ही काम है, क्योंकि बेरोजगारी किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से। और अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे आएगा? मौद्रिक नीति के द्वारा। मौद्रिक नीति क्यों लेकर आ रहे हैं हम लोग? इसीलिए तो ला रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके, ठीक है ना। तो वर्तमान में बेरोजगारी की समस्या सभी देशों की सबसे प्रमुख समस्या है, अतः मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करने में सहायक हो, ठीक है ना। तो देश में मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन या मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन इस प्रकार होना चाहिए जिससे विनियोग की मात्रा में वृद्धि हो, इन्वेस्टमेंट की मात्रा में वृद्धि हो। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट, है ना क्योंकि तभी उत्पादन और पूर्ण रोजगार के स्तर में वृद्धि संभव हो पाएगी। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, और जब उत्पादन ज्यादा होगा तो पूर्ण रोजगार आएगा, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि अधिकतम उत्पादन या पूर्ण रोजगार प्राप्त करना भी किसी भी देश की मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। क्लियर है। चलिए थर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करें आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण। आंतरिक मूल्य का मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को। आंतरिक मूल्य मतलब प्रत्येक मुद्रा का एक मूल्य होता है, आंतरिक मूल्य भी होता है ना। तो मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य आंतरिक मूल्य में स्थिरता को बनाए रखना है। आर्थिक विकास के साथ स्थायित्व बनाए रखना भी आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यदि अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मूल्य की वृद्धि या कमी होती है, अर्थव्यवस्था में अगर मूल्य बहुत ज्यादा उसकी वृद्धि हो जाए या बहुत ज्यादा कमी हो जाए, तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों? बेरोजगारी बढ़ेगी, मजदूरी जो लेबर होती है ना, लेबर रेट जो होती है उसमें अस्थिरता आ जाएगी, है ना। उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगेगा या कम होने लगेगा, आय में विषमताएं बढ़ जाएगी, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, विनियोग में अर्थात कि इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट आने लगेगी। तो इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आवश्यक है कि मौद्रिक नीति में उन गुणों को अपनाया जाए जिससे प्रत्येक अर्थात कि उस राष्ट्र की आंतरिक मूल्य का स्तर स्थिर बना रहे। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। विनिमय दर का भी स्थिरीकरण चाहिए भैया। विनिमय दर भी जो है ना, विनिमय दर भी तो उसी प्रकार से होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर विनिमय दर भी अप डाउन होती रहेगी, आंतरिक मूल्य की तरह अगर अप डाउन होती रहेगी, तो ये बताइए कौन देश आपसे सौदा करना चाहेगा, कौन देश आपसे आयात करना चाहेगा, है ना। क्योंकि आपकी विनिमय दर तो बहुत ज्यादा अप डाउन हो रही है ना। तो ये विनिमय दर कहां पर यूज होगी दोस्तों? निर्यात और आयात के क्षेत्र में। निर्यात और आयात के क्षेत्र में, निर्यात और आयात का शब्द का इस्तेमाल कहां करते हैं हम लोग? जब विदेशों से कुछ सामान या तो खरीदते हैं, खरीदने को हम आयात बोल देंगे और बेचने को हम निर्यात बोलते हैं। तो जब विदेशों से हम माल को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस समय हमारी विनिमय दर वहां काम आती है ना। तो विदेशी विनिमय की जो समस्या उत्पन्न होती है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या होता है दोस्तों? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, जिससे अतिरिक्त विनिमय दर में परिवर्तन होने पर आंतरिक कीमत स्तर भी परिवर्तित हो जाता है। अगर आपकी विनिमय दर में परिवर्तन हुआ है तो जो हम बात कर रहे थे ऊपर आंतरिक मूल्य स्तर की, तो वो आंतरिक मूल्य स्तर भी बदलेगा। याद रखिएगा, अगर आपका विनिमय दर में चेंज आया है ना, तो आंतरिक स्तर भी बदलेगा, उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है। तो इसलिए देश की आंतरिक और बाहरी स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मौद्रिक नीति के द्वारा विनिमय दर को स्थिरता प्रदान की जाए, है ना। स्थिर बनाए रखने में विशेष उस पर फोकस किया जाए। यहां तक का क्लियर है। नेक्स्ट 4 नंबर का 5 नंबर को लास्ट वाला देख लेते हैं। यार ऑटो क्लोज की प्रॉब्लम क्या है ये? चलिए, आय का उचित वितरण क्या है दोस्तों? आय का उचित वितरण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आय का उचित वितरण। इन सभी का नोट्स आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। डिस्क्रिप्शन से मैं आपको लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ना। आय का उचित वितरण, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो यार देखिए,
अब मौद्रिक नीति एक अन्य उद्देश्य के लिए भी अपनाई जाना जरूरी है कि अगर मान लेते हैं कि आय के जो साधन है, पैसा कमाने के जो साधन है, उन पर अगर समाज के एक वर्ग का अधिकार हो जाएगा तो भाई दूसरा वर्ग क्या करेगा? वो तो बहुत ज्यादा गरीब हो जाएगा, उसके हित में तो कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि जो आय के साधन है ना, आय के साधन है मतलब पैसा कमाने के जो साधन है, जो चांसेस है, उस पर सबका अधिकार होना चाहिए। उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण सब में समान रूप से होना चाहिए, ताकि सबको एक चांस मिल सके, अवसर मिल सके, एक वर्ग विशेष को नहीं बल्कि सभी को, ठीक है ना। तो इसी को कहा गया है यहां पर कि आय का उचित वितरण। देखिए, वर्तमान में विभिन्न वर्गों में आय के असमान और अनुचित वितरण को दूर करना आर्थिक नीति का एक सबसे बड़ा उद्देश्य माना जा सकता है। आर्थिक व सामाजिक विकास के साथ सामाजिक न्याय की समस्या के बढ़ते महत्व के कारण अब सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया है कि आय की विषमताओं को दूर करते हुए राष्ट्रीय आय के उचित वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्लियर है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उद्देश्य तक का आपका क्लियर हो चुका है। अब लास्ट में हम बात करेंगे उपकरणों की, जो कि आज के हमारे टॉपिक का के मान लीजिए प्राण है, या मौद्रिक नीति वाले जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक के ये जो टूल्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये टूल्स इसके प्राण है। अब कुछ दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकती है। बीए बीएससी वालों को या बीकॉम वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये क्या है। तो मैं ओपन कर देता हूं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये थोड़ी पानी पीने की आवश्यकता है। समझिए, देखिए इसको। अब मैंने कंफ्यूजन का क्यों कहा, वो इसलिए कहा कि जिन दोस्तों ने पढ़ रखा है, इससे पहले कभी मॉनेटरी पॉलिसी अगर पढ़ी होगी तो उनको या टूल्स में आकर के समस्या आने वाली है, और अगर नहीं पढ़ी होगी तो यहां से पढ़ने के बाद कभी भविष्य में अगर आप किसी पुस्तक से पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में कुछ और दिया होगा, कुछ और नहीं दिया होगा, दिया यही कुछ होगा लेकिन कुछ अलग अंदाज में दिया होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि अलग अंदाज में तो ये है, वो एक सामान्य सिंपल तरीके में दिया गया है। क्या क्या है चलिए बता देता हूं मैं आपको, कंफ्यूजन यहीं दूर कर देता हूं। आइए ब्लैक डिस्प्ले पर देखिए। ध्यान देना दोस्तों, मौद्रिक नीति की हम बात करने वाले हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण, ठीक है ना, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, टूल्स। ठीक है, तो इन उपकरणों पर बात कर रहे हैं। अब जब आप किसी पुस्तक से पढ़ेंगे या आप YouTube पर किसी भी कोई सा भी सेशन देख लेना, किसी का भी सर्च करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के नाम से, तो बहुत सारे धारदार वीडियो आ जाएंगे और वहां पर आपको यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए क्या होगा, पहले आपको मौद्रिक पॉलिसी के बारे में समझा दिया जाएगा, उसके तुरंत बाद में आपको ये टूल्स बताए जाएंगे। और टूल्स कितने बताए जाएंगे दोस्तों, 6 टूल्स बताए जाएंगे। हाँ, आवश्यकता के अनुसार 6 टूल्स आवश्यक होते हैं। अब कौन कौन टूल्स होते हैं बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहला होता है दोस्तों बैंक रेट। क्या होता है, सबसे पहला होता है बैंक रेट। अब जो प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट नहीं है उनको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, इसको है ना, याद रखिए, उनको कोई नोट डाउन नहीं करना है। सॉरी। और जो प्रतियोगी परीक्षा वाले हैं वो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा क्या है, चलिए इसका बैंक रेट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में समझाते जा रहा हूं मैं। बैंक रेट का मतलब होता है दोस्तों कि देखिए, आपको लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए, तो आप कहां से लोन लेंगे। मिस्टर ए है, इनको लोन चाहिए, तो लोन के लिए कहां जाएंगे दोस्तों, ये इनको पैसे की आवश्यकता है, किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे बैंक के पास। किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। ठीक है ना। लेकिन अगर बैंक को भी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कहां जाएगी, तो बैंक जाएगी बैंकों के बैंक के पास। बैंकों का बैंक भी है, कौन है वो, आरबीआई। कौन है दोस्तों, आरबीआई। ठीक है ना। तो ये आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है, याद रखिएगा, है ना। अब यहां पर खाली समझना, एक बैंक रेट होती है। बैंक रेट का मतलब होता है कि जिस रेट पर आरबीआई इन बैंकों को लोन देता है, इन बैंकों को लोन देता है।
समझ रहे ना भाई, आप लोन लेंगे बैंक में जाकर के, तो बैंक वाला क्या आपको फ्री में देगा, बल्कि आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। तो इसी प्रकार से जब बैंक आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो आरबीआई बोलता है वाह बेटा कि आप नीचे से जो है आप कस्टमरों को पैसा बांटते हो, वहां से ब्याज कमाते हो, तो मुझसे क्या है फ्री में लेके जाओगे, तो भाई मुझे मेरे पास भी तुझे जो है कुछ इंटरेस्ट देना होगा। हालांकि इससे कम इंटरेस्ट लेते हैं, जितना कि बैंक हमसे चार्ज करती है ना उससे कम इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आरबीआई जिस रेट पर इन व्यापारिक बैंकों को लोन देता है, उस रेट को ही यहां पर क्या कहा जाता है दोस्तों, बैंक रेट। लेकिन एक बात यहां विशेष याद रखना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। जब लंबे समय के लिए आरबीआई व्यापारिक बैंकों को लोन देता है तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं। जिस दर पर देता है उस दर को हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है दोस्तों, एक होता है रेपो रेट। क्या होता है, रेपो रेट। क्या होता है दोस्तों, रेपो रेट। रेपो रेट, अच्छा रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट सॉरी यार, मैंने प्रारंभ में बताया था थोड़ा तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई कंप्लीटली। चलिए, रेपो रेट, तो रेपो रेट भी रेपो रेट अब ध्यान देना, रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, जिस दर पर ऋण देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, बैंक रेट भी वही दर है और रेपो रेट भी वही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों में से भी छोटा सा फर्क है, और वो फर्क इतना सा है कि बैंक रेट वो रेट है जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया जाता हो आरबीआई के द्वारा बैंकों को, है ना। और रेपो रेट क्या है, जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दिया गया हो, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ समय के लिए पैसा दिया गया हो, ठीक है, तो उसे हम रेपो रेट कहेंगे। इसके अलावा क्या आएगा, थर्ड नंबर पर आएगा रिवर्स रेपो रेट। क्या आएगा, रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि बैंकों के पास पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, अब पता है उनको कि संडे मंडे को तो काम चलता नहीं है, कोई लोग पैसा मांगने आएंगे नहीं, या किसी कारण से बैंकों की छुट्टियां पड़ जाती है, एक हफ्ते की छुट्टियां पड़ जाती है, तो यार बैंक वाले सोचेंगे कि अब पैसा फालतू क्या करेंगे, बैंक में रख करके रखा हुआ है तो इसका कुछ मिलना तो है नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, चलते हैं आरबीआई के पास और जमा कर देते हैं, कुछ ब्याज ही हमको मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा। क्योंकि जब हम आरबीआई से लेते हैं तो आरबीआई भी तो हमसे चार्ज लेता है ना, ब्याज लेता है हमसे, तो अगर हम आरबीआई को देंगे पैसा तो हो सकता है आरबीआई भी हमको कुछ दे दे। तो ये बैंक जाती है आरबीआई के पास कि साहब एक काम कीजिएगा, हमारा पैसा जो है एक हफ्ते के लिए रख लीजिए, आप एक हफ्ते बाद हम वापस ले लेंगे, बताइए क्या दोगे इस पर। तो आरबीआई बोलती है कि बेटा देखिए, जब तुम हमारे पास आए थे ना तो तुम्हें हमारी जरूरत थी, मतलब तुम जरूरतमंद थे, है ना, तो हमने तुम्हारी जब तुम जरूरतमंद थे, तुम्हें आवश्यकता थी, तब हमने तुम्हें पैसा दिया था, इसलिए हमने अपनी इच्छा से ब्याज लिया, दर लिया, जो रेट इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट हमने अपनी इच्छा पर लिया था, है ना। लेकिन अभी तुम हमारे पास आए हो, हम तुम्हारे पास नहीं आए, अर्थात कि हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ तुम चाहते हो कि तुम्हारा पैसा यहाँ रखें, तो ठीक है देंगे, थोड़ा बहुत देंगे। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि जितनी रेपो रेट होती है ना, रेपो रेट जितनी होती है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मान लेते हैं 6% रेपो रेट है, 6% रेपो रेट है, कितनी 6% है ना। तो रिवर्स रेपो रेट लगभग होगी 3.35 समथिंग, ऐसे कुछ होगी, इतनी समथिंग कुछ होगी, ठीक है ना। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों कभी भी एक समान नहीं हो सकती, याद, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए फोर्थ नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक आपने सुना होगा CRR सुना होगा, और एक सुना होगा आपने SLR। CRR क्या होता है दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। और SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, आरबीआई बैंकों को बोलती है कि भाई देखिए, आप जितना कस्टमरों का जो पैसा है, उस पैसे का कुछ हिस्सा आपको हमारे पास जमा रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है भगोड़ों की तरह बैंक लेकर के आप भाग ना जाए, नहीं तो कस्टमर कहां जाएंगे जिन्होंने पैसा आपके पास जमा किया हुआ है। तो आप भाग ना जाए, इसकी सिक्योरिटी के लिए आप CRR के रूप में हमारे पास आपकी जमाओं का कुछ हिस्सा रखेंगे, इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा होता है SLR। SLR क्या होता है दोस्तों, SLR में कह दिया उन्होंने कि सुनो,
आपने हमारे पास तो रख दिया, लेकिन आप बार बार मुंह उठाए हमारे पास आ जाते हो, आप पैसा दो पैसा दो, है ना, कस्टमर आया पैसा नहीं है हमारे पास, खत्म हो गया, शॉर्टेज हो गई है। तो ऐसा क्यों होता है? अब एक काम करेंगे आप, अब आपकी जमा जितनी भी है ना उसका कुछ परसेंट आप अपने पास भी रखेंगे नगद के रूप में, नगद के रूप में अपने पास भी रखेंगे, ताकि आप बार बार हमारे पास ना आए, है ना, ताकि बार बार आपके कस्टमर जो है खाली ना जाए। कस्टमरों को आप ये बार बार बोलते रहते हैं ना कि अभी अमाउंट नहीं है, 2 दिन बाद आइएगा, 2 दिन बाद मिल जाएगा, तो ये सब नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको एसएलआर भी रखना पड़ेगा, अर्थात कि आपकी जमाओं का कुछ हिस्सा आपको अपने पास रखना होगा, ये होगा एसएलआर, है ना। और सीआरआर क्या होगा दोस्तों? सीआरआर होगा कि आपकी जमाओं का कुछ हिस्सा हमारे पास रखना होगा, अर्थात कि आरबीआई में रखना होगा, ठीक है। और एक अंतिम होती है 6 नंबर का जो टूल्स होता है वो होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अब देखिए एक बता दीजिए, जितनी भी चर्चा हुई है ना आरबीआई और बैंकों की हुई है। अब मान लेते हैं कि यार मार्केट में पैसा बहुत है, मार्केट में पैसा बहुत है, और बहुत पैसा होने के कारण ही क्या हो रहा है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब इसको कंट्रोल करना है, मतलब तरलता को सोखना है, तरलता को वापस निकालना मार्केट से। तो बैंक, अभी तक जो हमने चर्चा की है, जो 5 टूल्स की बात की, इन 5 टूल्स के माध्यम से क्या होगा, आरबीआई सिर्फ बैंकों पर प्रतिबंध लगा पा रही है, बैंकों को ही नियंत्रित कर पा रही है ना, लेकिन मार्केट में क्या, जो अपना खुद का व्यापार करते हैं, बैंकों में पैसा जमा करते ही नहीं है, जो अपना खुद का व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो उनको लोन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उनको कैसे ऑपरेट करोगे? तो उसके लिए दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला ये छठा टूल्स काम आता है। इसके माध्यम से कुछ प्रतिभूतियां आरबीआई के द्वारा मार्केट में बेची जाती है, जैसे कि एलआईसी पॉलिसी वगैरह बेच दी, कम दामों में बेच दी। कम दामों में बेचेंगे तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, केस जमा होगा, है ना, और ये कागज का टुकड़ा पकड़ लेंगे वो लोग, और उसके बदले में केस देंगे, लोग केस देंगे, वो केस गवर्नमेंट के पास जाएगा, था आरबीआई के पास जाएगा, सीधा आरबीआई के पास वो पैसा जाएगा, तो लिक्विडिटी जो तरलता होगी मार्केट की, वो तरलता कम हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से इसको जो है ऑपरेट किया जाता है। चलिए अब वापस हम हमारे स्लाइड पर आ जाते हैं। ये बात तो हो गई थी अभी प्रतियोगी परीक्षाओं वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो 6 टूल्स थे, 6 टूल्स को हमने बारीकी से देखा। अब बात करेंगे हम यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों, कि जो टूल्स है हमारे, जो टूल्स है वो टूल्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। हमारे जो उपकरण है, उपकरण भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होंगे? एक होगा गुणात्मक, एक होगा गुणात्मक टूल्स, परिणामात्मक और गुणात्मक, 2 प्रकार के टूल्स होंगे। परिणामात्मक मतलब में क्या होगा, 3 टूल्स इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे बैंक रेट, है ना, OMO, ये है बैंक रेट, ये बैंक रेट है, ये OMO है जो अभी हमने लास्ट में बात की, ओपन मार्केट ऑपरेशन वाली। और प्रारक्षित अनुपातों में परिवर्तन, ये प्रारक्षित अनुपात मतलब क्या हो दोस्तों, CRR और SLR, ये तीनों है, ठीक है ना। तो अब देखिए, जो परिणामात्मक टूल्स है या परिणामात्मक उपकरण है, इसमें हम 4 उपकरणों पर चर्चा कर लेंगे, बैंक रेट पर, उसके बाद में ओपन मार्केट ऑपरेशन पर, उसके बाद CRR पर, और उसके बाद में SLR पर, ठीक है। तो ये 4 उपकरण हमारे हो जाएंगे परिणामात्मक उपकरणों की श्रेणी में। दूसरी श्रेणी है गुणात्मक उपकरण। तो गुणात्मक उपकरण में हमें 5 प्रकार की नीतियों को पढ़ना है। उपभोक्ता शाख का नियमन, सीमांतर में वृद्धि, शाख की राशनिंग, प्रचार और प्रत्यक्ष कार्यवाही, क्या होते हैं, इन सभी को फिर से एक बार फिर से रिपीट करते हैं, है ना। डाउट कुछ भी नहीं रहना चाहिए, डाउट एक डाउट पूरा क्लियर होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। चलिए, बैंक रेट तो आप समझ चुके हैं भाई, जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है, जिस रेट पर लंबे समय, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए, जिस दर पर आरबीआई अर्थात की केंद्रीय बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को लंबे समय के लिए पैसा देती है, कर्ज देती है, उस दर को ही यहां बैंक दर कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्यों, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जरा समझिए कि अगर मार्केट में, बाजार में दोस्तों, अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है, मुद्रास्फीति की स्थिति कब होगी, जब, मतलब कि महंगाई की स्थिति कब होगी दोस्तों, जब बाजार में तरलता ज्यादा होगी, है ना। तो उस तरलता को, अर्थात कि मुद्रास्फीति की स्थिति है बाजार की, तो उस मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, इस बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ जाएगी तो क्या होगा,
अब बैंक रेट बढ़ जाएगी तो जो बैंकें हैं वो ज्यादा लोन नहीं ले पाएंगे उन बैंकों से, क्योंकि बैंक रेट बढ़ चुका है। तो ब्याज जब बढ़ जाएगा तो बैंकें कम लोन लेगी, और जब कम लोन लेगी और जब वो अपने ग्राहकों को लोन देगी तो वो भी ऊंचे दरों पर देगी ना। जब ऊंचे दरों पर देगी, मान लेते हैं कि पहले आपको 10% ब्याज पर आपको लोन मिल रहा था और अचानक से बैंक में आप लोन लेने जाए और वो बोल दे कि हम तो 40% पर देंगे, तो क्या आप लोन लेंगे? या तो नहीं लेंगे या फिर कम लेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आरबीआई की बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा, बैंक जो ब्याज जो है वो बढ़ जाएगा, और ब्याज बढ़ जाने से क्या होगा, लोन कम लेंगे बैंकों के द्वारा आरबीआई से, और ग्राहकों के द्वारा बैंकों से। ये लोन की जो क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, वो कम हो जाएगी। जब मात्रा कम होगी तो बाजार से तरलता अपने आप खींचने लग जाएगी, निकलने लग जाएगी। और जब इसकी विपरीत स्थिति होगी, जब मान लेते हैं कि बाजार मंदी की स्थिति में है कि बाजार में पैसा ही नहीं है, अब पैसा डालना है, तो क्या करेगी आरबीआई, बैंक दर को नीचा कर देगी, तो ढील दे देगी, इसमें कम कर देगी। तो बैंक के ज्यादा से ज्यादा पैसा लेगी आरबीआई से, और जब ज्यादा पैसा लेगी कम ब्याज पर, तो वो कम ब्याज पर जनता को भी देगी। जब जनता को कम ब्याज पर देगी तो बाजार में पैसा आने लगेगा। जब बाजार में पैसा आएगा तो तरलता बढ़ जाएगी बाजार की, है ना। खुले बाजार की क्रिया इसके अंतर्गत भी वही है दोस्तों कि प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, इसमें, है ना। तो प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना जिस क्रिया में होता हो उसे ही हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं, अर्थात कि ऑपरेशन, मार्केट ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही होती है, अर्थात कि जब महंगाई, अर्थात कि मुद्रास्फीति की स्थिति जब होती है, तो उनको नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करती है दोस्तों, प्रतिभूतियों को बाजार में उतारती है बेचने के लिए। और जब प्रतिभूतियां बेची जाती है, मतलब कागज के टुकड़े जब बेचे जाते हैं, तो बाजार से नगद कैश मुद्रा प्राप्त होती है। तो कैश मुद्रा जब बाजार से निकलती है तो बाजार की तरलता कम होने लग जाती है। और इसका उल्टा कर दीजिए, जब बाजार में मंदी की स्थिति होती है, पैसा डालना होता है, तो वो प्रतिभूतियां खरीदना चालू कर देती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो टूल्स है, जो आपका परिणामात्मक वाले में आरक्षित अनुपातों में परिवर्तन में, दोनों ही आपको समझा चुका हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वैसे तो पढ़ेंगे तो भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। प्रत्येक अनुसूचित बैंकों के लिए आवश्यक होता है कि वह अपनी कुल देयताओं का एक भाग, कुल देयताओं मतलब कंफ्यूज मत होइएगा भाई, जितना पैसा लोगों का आपके पास जमा है, उस जमा राशि का कुछ भाग नगद कोष के रूप में, नगद पैसों के रूप में अपने पास, मतलब बैंक खुद अपने पास रखेगी। मतलब क्या बताया मैंने, SLR, ठीक है ना। और एक हिस्सा वो लोगों की जमा पैसों का एक हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा आप आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक में जमा करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, CRR, ठीक है ना। तो अब समझिए जरा, अब केंद्रीय बैंक चाहती है कि यार बाजार में पैसा बहुत है, कम करना है ना। तो बैंक के जो है बहुत अनशन ब्याज, बहुत ज्यादा जो है लोन बांट रही है, लोन कम करना है, तो क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी दोस्तों, SLR और CRR को बढ़ा देगी, परसेंटेज बढ़ा देगी, है ना। बोल देगी कि नहीं, अब आपको थोड़ा और ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा पैसे, हमारे पास जो जमा करा है उसको भी बढ़ाइए और अपने पास जो जमा रख रहे हैं उसको भी बढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, बैंक कम लोन दे पाएगी। जब कम लोन दे पाएगी तो बाजार की तरलता कम हो जाएगी, बाजार में तरलता कम हो जाएगी, पैसे की गर्मी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। और इसका विपरीत कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए इसका, जब मंदी की स्थिति होगी तो क्या करेगी, SLR और CRR में ढील दे देगी, इसकी परसेंटेज गिरा देगी। तो ये बैंक और अधिक लोन दे पाएगी, जब अधिक लोन दे पाएगी तो बाजार में अपना पैसा पहुंच जाएगा, पैसे की गर्मी छा जाएगी, पैसे गर्मी छाएगी, तरलता आ जाएगी। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। यार क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, बार बार ये हैंग होने की बड़ी समस्या चल रही है यार। चलिए इसका सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। कोई बात नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा दोस्तों, गुणात्मक उपकरण। या देखिए गुणात्मक उपकरण का मतलब अब सिंपल सा ये है, देखिए आरबीआई बैंक, मैंने कहा ना कि बैंकों का बैंक है, तो वो अन्य बैंकों को आदेश भी दे सकता है ना, आदेश निर्देश दे सकता है। तो अब आदेश देना ही, ये सब आपके गुणात्मक उपकरणों के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे देखिए पहला क्या है, उपभोक्ता साख का नियमन। अब साख का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोगों को, लोन। तो आरबीआई क्या करती है दोस्तों कि जो ग्राहक है, बैंकों के जो ग्राहक है,
उन ग्राहकों की जो लोन के जो नियम है उन नियमों में चेंजेस कर देगी या समय निर्धारित कर देगी। बैंकों को बोल देगी भाई आप इतने समय के लिए लोन दे सकते हो, बस इससे ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं दे सकते, या फिर कम से कम आप इतने समय के लिए दे सकते हो, इससे कम समय के लिए आप लोन नहीं दे सकते। तो ऐसे नियम बनाती है केंद्र सरकार ने या केंद्रीय बैंक ने, आरबीआई ने। तो बैंकें तो मजबूर होगी ना, बैंकों को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। जब बैंक उनकी बात मानेगी तो वो एक निर्धारित समय के लिए लोन देगी, वो जब निर्धारित समय के लिए देगी तो ग्राहक जो है आसानी से लोन भर पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी बाजार की जो तरलता पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। पढ़ लीजिएगा, आसान, एकदम आसान भाषा में समझ आएगा, क्लियर समझ आने वाला है। नेक्स्ट है सीमांतर में वृद्धि। क्या होता है सीमांतर में वृद्धि? यार आपने कभी गोल्ड लोन लिया है ना, गोल्ड लोन आपने कभी लिया, चलो नहीं भी लिया होगा, गोल्ड ही नहीं है तो लोन क्या लेंगे ना जिसने भी लिया हो उसको पता होगा कि जब गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो वहां पर उसके पहले वैल्यू निकाली जाती है कि गोल्ड कितने का है ना। और गोल्ड की वैल्यू निकालने के बाद बैंक वाला बोलेगा कि साहब हम इस पर आपको इतना लोन दे सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आपका जो गोल्ड है वो 50,000 50,000 रुपए का हो और वहां बैंक वाले ने बोला है कि हम आपको इस पर 40,000 रुपए का लोन दे सकते हैं। तो यहां पर दोनों में अंतर कितना का, मूल्य में और लोन में कितना अंतर रखा है दोस्तों? 10,000 रुपए का, है ना। आपका जो गोल्ड था, सोना जो था वो 50,000 का था और आपको लोन मिल रहा है 40,000 का, तो कितना अंतर आ रहा है? 10,000। वो 10,000 ही तो है सीमांतर। सीमांतर को तोड़िए, संधि विच्छेद कीजिए, सीमा धन अंतर, है ना। सीमा धन अंतर, सीमा इधर नहीं, सीमा धन अंतर, सीमांतर, है ना। सीमांतर में वृद्धि, सीमांतर में वृद्धि। अब आरबीआई क्या करेगा? सीमांतर में वृद्धि कर देगा। अब दो भाई लोन, कोई आएगा प्रतिभूति रख करके, है ना, एक गारंटी रख करके और उस पर लोन लेने के लिए आएगा, तो आरबीआई बोल दे कि एक काम कीजिएगा भाई, आपका भी सीमांतर कितना था? 10% था ना, कि अगर 10% था कि आप 10% के अंतर से आप उसको लोन दे रहे थे, टोटल जो वैल्यू थी उसमें से 10% घटा करके आप उसको लोन दे रहे थे। अब हमने 20% कर दिया, 50% कर दी। जाइए, 50,000 का आपका गोल्ड था, अब आपको सिर्फ 25,000 ही लोन मिलेगा, 40 नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी तो बाजार से तरलता खींची जा सकती है ना, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ लिखा हुआ है, आसानी समझ आएगा। चलिए अगला है शाख की राशनिंग। क्या है? शाख की राशनिंग। तो शाख की राशनिंग का मतलब क्या? वही लोन की रोशनिंग करना। या व्यापारिक कार्यों के लिए, व्यापारिक कार्यों के लिए शाख निर्माण की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाती है केंद्र सरकार, केंद्रीय बैंक के द्वारा। इसकी शाख निर्माण की मतलब लोन देने की अधिकतम सीमा, लोन देने की अधिकतम सीमा बैंकों के लिए निर्धारित कर दी जाती है, ठीक है। उससे शाख की राशनिंग हो जाती है, उस पर भी कंट्रोल रहता है। इसके माध्यम से भी तरलता को कम या ज्यादा घटाया या बढ़ाया जा सकता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है प्रचार। प्रचार के द्वारा भी केंद्रीय बैंक बैंकों पर कंट्रोल रखती है। इसके अलावा प्रत्यक्ष कार्रवाई, जब प्रचार या कोई जो नोटिस वगैरह जारी किया और फिर बैंक अगर उसकी बातों को, आरबीआई की बातों को नहीं मान रही है या टालती जा रही है, तो क्या करेगी आरबीआई? फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही करेगी, दंडित करेगी, है ना। तो दंडित करेगी, उसको ऋण देना बंद कर देगी, कई प्रकार के प्रतिबंध लगा देगी। तो इस प्रकार से जो है वो बैंक डूबने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इन सब कार्यों के माध्यम से, इन सभी टूल्सों से यह मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में या बाजार पर नियंत्रण रखा जाता है आरबीआई के द्वारा। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से हमारी मौद्रिक नीति हो जाती है कंप्लीट। बताइएगा मुझे कहीं पर कोई डाउट हो तो बताइएगा। हालांकि इस परिस्थिति के साथ में जो से मेरी हालत में, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस सेशन को कंप्लीट ले पाऊंगा, एंड तक ले जा पाऊंगा। बोल रहा हूं ना कि एक हफ्ते के गैप में ये पहला सेशन था मेरा, और मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था कि मैं इतना लंबा सेशन ले पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता था कि मौद्रिक नीति वाला सेशन 10-15 मिनट का नहीं होगा, 20 मिनट का नहीं होगा, लंबा ही जाएगा। और खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आप लोगों को करते करते बस पता नहीं कैसे हो पाया, और अब चूंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ चुका, अब क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। जब इतना लंबा सेशन ले पाया तो अब क्लासेस आपकी कंटिन्यू ही रहेगी, सारी क्लासेस अब कंटिन्यू कर दूंगा वापस से मैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगला सेशन हमारा होगा राजकोषीय नीति पर, ठीक है ना, फिस्कल पॉलिसी पर। उसको भी आसान भाषा में ही समझने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। अच्छा, जाते जाते एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी मुझे एंड तक देख रहे हैं, मतलब कि आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों सभी को बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर, तीनों ईयर की पॉलिटिकल साइंस हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस के लगभग 8 सब्जेक्ट दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं। 8 सब्जेक्ट,
फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, सेकेंड ईयर में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, माफ कीजिएगा, हाँ फर्स्ट ईयर में 4, सेकेंड ईयर में 4, वो थर्ड ईयर में 3, ठीक है। तो यहाँ पर 11 सब्जेक्ट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर के जोड़े थे, थर्ड ईयर में भी 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये है दोस्तों कि आपके पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से हमारे सभी सेशन को देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस अब पूरी तरह कंप्लीट है विद नोट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर ही आपको सभी सेशन अवेलेबल करवा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, वहां पर आपको सभी सेशन मिल जाएंगे। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।